हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो हम दोस्तों इतिहास के जानकारी के स्रोत के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत के विषय में पढ़ लिया था। आज हम साहित्यिक स्रोत के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वे लिखित रच वे लिखित रचनाएं जिनसे हमें भारत या विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। मतलब जो भी हमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। इनके अंतर्गत वैदिक रचनाएं, बौद्ध और जैन साहित्य, महाकाव्य, वेद पुराण, संगम साहित्य आदि आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय साहित्य, जिसमें से इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक धार्मिक साहित्य, एक धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के कुछ पार्ट है, तीन पार्ट है मुख्य। ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के आगे पार्ट दिए गए हैं, जिसमें वेद आते हैं, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य आदि आते हैं। अब ब्राह्मण साहित्य आज देख लेते हैं क्या होता है ब्राह्मण साहित्य। तो इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इसके द्वारा हम प्रारंभिक भारतीय इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं। इन ग्रंथों से हम आर्यों के सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उत्तर वैदिक काल के आर्यों का अध्ययन करने के लिए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं। अथर्ववेद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके श्लोकों से हम उस समय के सामाजिक जीवन को आसानी से समझ सकते हैं। यजुर्वेद और सामवेद के अधिकतम मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। उपनिषद भी इसी काल की रचनाएं हैं। इससे हमें आर्यों के प्रारंभिक दार्शनिक विचारों का ज्ञान होता है। इनके अंदर मानव के जीवन संबंधी बातों का विस्तृत वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं। उपनिषद की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यह है कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है। इसी से मनुष्य को सुख मिलता है, जिसे आत्मविद्या कहा गया है। आगे देखते हैं हम। वैदिक काल के अंत में वेदों का ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदों के 6 अंग हैं, जो हैं 6 अंग इस प्रकार हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। आगे देखते हैं। व्याकरण ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण अष्टाध्यायी हैं। ये पॉइंट एक एक नंबर वाले हैं, दो 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 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं BHU में, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाद स्मृतियों की रचना हुई। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसका रचना काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसके बाद महाकाव्यों की रचना हुई, जिनमें रामायण, महाभारत, महाकाव्य सबसे प्रसिद्ध हैं। महाभारत का रचना काल 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच माना गया है। इसके बाद पुराणों की रचना की गई, जिसमें मुख्य 18 पुराण हैं। प्राचीनतम पुराण मार्कांडेय, ब्रह्मांड, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत और मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, किंतु इसमें राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ब्राह्मण जो साहित्य हैं हमारे पास, उनसे हमें मनुष्य के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का तो विशेष ज्ञान मिल जाता है, पर उससे राजनीतिक इतिहास की, वहाँ का शासन व्यवस्था कैसा था, वहाँ लोग कैसे कार्य करते थे, इसके विषय में जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती। इसके बाद आते हैं हमारे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, भारतीय इतिहास में बौद्ध साहित्य का बहुत योगदान है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 पार्ट हैं, जो हैं: पहला है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में हमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह मिलता है। विनय पिटक में हमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। और अभिधम पिटक जो तीसरा पिटक है, उसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। आगे चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध के निर्माण के बाद इनकी रचना हुई। त्रिपिटक से भारत के सामाजिक धार्मिक पहलुओं पर अत्यधिक प्रकाश पड़ता है। अगला है हमारा जैन साहित्य। इन साहित्यों का एक विशेष महत्व है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं। 600 से 1200 ईस्वी के मध्य अनेक जैन साहित्यों, ग्रंथों की रचना हुई है। जैन साहित्य से तात्कालीन भारतीय समाज की तथा सामाजिक और धार्मिक दशा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा। इसका ये हमें इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है कि हमें उसका महत्व बताइए, इन साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है, तो आप इस प्रकार से इनका पॉइंट वाइज महत्व लिख सकते हैं। आगे है जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में मुख्यतः हुई, माफ किएगा। और अगला है हमारा धर्मेतर साहित्य ग्रंथ। 2 पार्ट के होते थे धर्म, अब उसका दूसरा है ये धर्मेतर साहित्य ग्रंथ। देखते हैं क्या होता है ये। ऐसा साहित्य जिसमें धर्म के अतिरिक्त वस्तुओं पर प्रकाश दिया जाता है, धर्मेतर साहित्य कहलाते हैं। इस श्रेणी में प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य आता है। मतलब धर्म के अतिरिक्त जो साहित्य लिखा गया, उसे धर्मेतर साहित्य कहा गया। इसमें देखते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी, कल्हड़ की रात रंगनी, और ऐसे ही बहुत सारी बुक दिया गई है, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कामंदक की नीतिसार, महाभास की पतंजलि का महाभाष्य, ये सब। और इसमें एक अरबी साहित्य दिया गया है, चचनामा, सिंध का इतिहास का फारसी अनुवाद।
आगे देखते हैं। कुछ हैं इसमें जो इतिहास जानने में विदेशियों के जो वृतांत मिलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इसमें अपना। चलिए वो देख लेते हैं। विदेशियों के वृतांत भी साहित्यिक साक्ष्य हैं। विदेशी लेखकों को धर्मेतर घटनाओं में विशेष रुचि थी। उनके वर्णनों से राजनीतिक तथा सामाजिक दिशा पर विशेष प्रकाश पड़ता है। इन लेखकों का समय निश्चित है, इसलिए उनके वर्णन भारतीय साहित्यों की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ये लोग अपना टाइम भी लिखते थे उसमें, इसलिए ये बहुत अच्छे माने गए हैं साहित्य। जो विदेशों से विदेशी लेखक होते थे, उनके साहित्य जो मिले हैं। धर्म और भारतीय परिस्थितियों से अनभिज्ञ होने के कारण उनके साहित्यों को पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता है। प्रत्येक विदेशी लेखक अपने ग्रंथों को अपने दृष्टिकोण से लिखता है, इसलिए उसे सत्य नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, ये है, टाइम तो निश्चित दिया गया है, लेकिन वो सब अपने दृष्टिकोण से लिखते थे। उन्हें धर्म पे अच्छा लगता था लिखना, तो वो धर्म पे लिखते थे। जैसे वो ह्वेन सॉन्ग आया था, तो वो सिर्फ अपने बौद्ध धर्म से रिलेटेड लिखता था, इसलिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता इन लोगों को, इन साहित्यों को। अगला हम देखते थे, इन सभी साहित्यों का प्रयोग यदि हम उचित रूप से करें तो हम प्राचीन भारत को और भी सरलता से समझ सकते हैं। विदेशियों के वृत्तांत का अध्ययन हम तीन भागों में करते हैं। जो विदेशी वृत्तांत मिले हैं हमें, उनमें हम तीन मुख्यतः देखते हैं, जो है तीन पार्ट। यूनान व रोम के लेखकों के वृत्तांत, चीन के लेखकों के वृत्तांत, अरब के लेखकों। अब हम पहला देखेंगे यूनान व रोम के लेखकों के वृत्तांत। पहला है यूनान और रोम के लेखकों के मध्य सबसे प्रमुख हेरोडोटस और टीसीएस के वृत्तांत हैं। इन्होंने संभवतः अपना भारत ज्ञान ईरान से प्राप्त किया। अब इसमें हम यूनानी कुछ देख लेते हैं कौन कौन है। निरियाकस, आनेसिक्रिटिस और अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आए। इनके लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेगास्थनीज इंडिका जो अब उपलब्ध नहीं है। इन लेखकों का बहुत महत्व है क्योंकि इन्होंने अपने लेखों में तिथियों का वर्णन किया है। जैसे सिकंदर का आक्रमण पर ही मौर्य शासकों की तिथियां निश्चित की गई हैं। सिकंदर के आक्रमण की तिथियां जो यूनानी लेखकों ने लिखी, उसी आधार पर मौर्य शासकों की तिथियां निश्चित की गई हैं। आगे हम देख लेते हैं इनकी कमियां क्या रहीं। इन साहित्यों की कुछ कमियां थी। वे लेखक भारतीय रीति रिवाजों की भाषाओं को नहीं जानते थे, तो मतलब भारतीय संस्कृति का अच्छा वर्णन इन बुकों में नहीं मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक दी गई हैं, ये आप अपना नोट कर लीजिए। फिर अगला हम देखते हैं चीनी यात्रियों के वृत्तांत, जिनमें चीनी यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण फायान, ह्वेनसांग, युआन चोंग, ई चिंग आदि हैं। चीनी लेखकों ने मुख्यतः बौद्ध धर्म के ऊपर अपनी लेखों की रचना की है। ये सभी बौद्ध भिक्षु थे, इसलिए इनके लेख संभवतः धार्मिक ज़्यादा थे। सामाजिक भी होते थे, धार्मिक थे, राजनीतिक बहुत कम होते थे। अगला हम देख लेते हैं अरब यात्रियों के वृत्तांत, जिनमें 8वीं शताब्दी में अरबी लेखकों ने भारत के विषय में लिखना आरंभ कर दिया। सबसे प्रसिद्ध लेख है जिसमें अबू रिहान अल बरूनी जिसे कहा गया, यह महमूद गजनवी का समकालीन था। तो ये हमारा था पुरातात्विक, जो हम इतिहास की जानकारी के स्रोतों के विषय में पढ़ रहे थे। तो पहले पार्ट में हमने पुरातात्विक स्रोतों के विषय में पढ़ा, अब हम इस पार्ट में साहित्यिक स्रोतों के विषय में पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। तबीयत कुछ सही नहीं थी, तो उसके लिए वीडियो कंटिन्यूअस नहीं आ पा रही थी। अब से कंटिन्यूअस वीडियो आएंगी, तो चैनल, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, अपना सपोर्ट बनाए रखें।